हेलो एवरीवन, मैं आनंद अवस्थी आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। ये हमारे अलजेब्रा का बीएससी सेमेस्टर 5 का या थर्ड ईयर का फोर्थ यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहली बात हमको समझनी है कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, और दूसरी बात हमको समझनी है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात समझते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इज अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ रियल वेक्टर स्पेस और अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस विद एन ऑपरेशन कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए रियल वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्या चीज होती है। तो हमारे पास जैसे ये VF एक वेक्टर स्पेस है। अगर मैं कहता हूँ कि ये VF जो है हमारा, ये एक वेक्टर स्पेस है, तो आप इसमें एक चीज समझिएगा कि यहाँ ये फील्ड जो होती है, अगर आपकी फील्ड देखिए, अगर आपका एफ जो है वो क्या हो जाता है, अगर आपका फील्ड जो है वो किसकी हो जाती है, रियल नंबर्स की हो जाती है। किसकी हो जाती है, रियल नंबर्स की। तो ये कहलाता है रियल वेक्टर स्पेस। और अगर आपकी फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो जाती है, तब ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, अगर ये रियल वेक्टर स्पेस कब होगा, जब फील्ड आपके वेक्टर स्पेस की रियल होगी। और ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कब होगा, जब फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हमारे ऐसे वेक्टर स्पेस के साथ, रियल वेक्टर स्पेस या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के साथ एक ऑपरेशन और ऐड हो जाए, कौन सा, इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन, तब ये क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। दूसरी बात, दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है, ठीक है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो क्या होता है, स्केलर होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनर प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको चीज मिलती है वो स्केलर होती है। दो वेक्टर अगर हमारे पास है, तो उनका इनर प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको मिलता है वो एक स्केलर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो भी आपको जो वैल्यू मिलती है वो स्केलर मिलती है। एक्चुअली जो आपका इनर प्रोडक्ट होता है, इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को जो थोड़ा सा अगर हम बड़े लेवल पर ले लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट करते हैं तो हमको एक स्केलर मिलता है। वैसे ही इनर, जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए और बी, अगर हम उनका इनर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट को बेसिकली ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और बीच में कॉमा लगा देते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दो वेक्टर। देखिए इनर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए तीन चार सिंबल हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में आगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि इनर प्रोडक्ट अगर हम दो वेक्टर्स का करते हैं, मान लीजिए ए और बी का, तो उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, और जो वैल्यू हमको मिलती है आफ्टर इनर प्रोडक्ट वो क्या होती है, स्केलर होती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनर प्रोडक्ट होता क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस तो हमने समझा क्या होता है। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, अब थोड़ा इसको मैथमेटिक्स के वे में समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के वे में अगर अब हम इसको समझें तो हम क्या कहेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं कि फील्ड कैसी होगी आपकी, विच इज आइदर, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि विच इज आइदर, ये बात किसके लिए हो रही है, एफ के लिए, विच इज आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। देखिए मैं अपनी रीड भी कर दे रहा हूँ सब कुछ। और एफ आपका कैसा होगा, आइदर रियल या कॉम्प्लेक्स टुगेदर विद एन इनर प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक तो आपका वेक्टर स्पेस भी होता है, और साथ ही साथ उसकी फील्ड कैसी होती है, रियल या कॉम्प्लेक्स होती है। और एक ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। अब ये इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है क्या, एक्चुअली एक मैप होता है। इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन जो होता है हमारा, वो एक मैप होता है, यानी एक मैप को हम फंक्शन भी बोलते हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो हमारा वो एक मैप होता है या एक फंक्शन होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ पर हमारा एक वेक्टर रखा जाता है, बीच में कॉमा होता है, एक वेक्टर यहाँ पे रखा जाता है, और ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट में इसको बंद किया जाता है। और इसका जो ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन होती है, ये मैपिंग v क्रॉस v से डिफाइन होती है। ठीक है,
ये मैपिंग का जो डोमेन इनर प्रोडक्ट जो है हमारा, ये एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन v क्रॉस v होता है, और ये इसका कोडोमेन क्या होता है, फील्ड होती है। ठीक है, तभी तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का करते हैं तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलर। क्यों? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वो एलिमेंट किस में जाएगा, कोडोमेन में, और कोडोमेन होती है फील्ड, और फील्ड में क्या मिलते हैं हमको, स्केलर्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैपिंग करती क्या है, ये मैपिंग करती है कि असाइन कर देती है टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो देखिए मैंने इधर हल्का सा आपके लिए रब कर दिया है समझाने के लिए। होता क्या है कि आपके पास v जैसे है v, ठीक है, तो v जो है आपका, इसमें आपके पास मान लीजिए क्या है, दो वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा। इसमें आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा, तो इनका जो ऑर्डर पेयर होगा, एक्चुअली होता है क्या कि v क्रॉस v में कार्टेशियन प्रोडक्ट के वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, जैसे v क्रॉस v करेंगे तो हमारे पास देखिए v में दो एलिमेंट्स हैं, v में आपके पास क्या है, दो एलिमेंट्स हैं अल्फा और बीटा। तो जब आप v क्रॉस v करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक v ये हो गया और एक और v अगर आप लेंगे तो उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी अल्फा और बीटा होंगे। तो जब आप v क्रॉस v करेंगे तो इसमें आपके पास कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, जैसे अल्फा कॉमा अल्फा बन जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा बन जाएगा, फिर बीटा कॉमा अल्फा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, बीटा कॉमा बीटा बन जाएगा। इस तरह के आपके पास ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। कैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि ये पेयर होते हैं और ये जिस ऑर्डर में रखे होते हैं उस ऑर्डर में ही इनकी मीनिंग होती है। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा अगर बन रहा है और बीटा अल्फा बन रहा है तो दीज टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, क्योंकि जैसे ही आप अल्फा और बीटा के ऑर्डर को बदलते हैं आपको नया वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अल्फा बीटा इज एक वेक्टर और बीटा अल्फा इज अदर वेक्टर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है कि वेक्टर्स की ऑर्डर को बदलते ही आपको नया वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मैपिंग है v क्रॉस v, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन क्या करता है, इनर प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन क्या करता है कि वो इन ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स पर ऑपरेट करेगा और आपको क्या दे देगा, आपको एक नया स्केलर दे देता है। आपको क्या दे देता है, एक स्केलर दे देगा इस तरह का। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपके पास v देखिए आपके पास v क्रॉस v में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ये मान लीजिए आपका v क्रॉस v है, इसमें आपके पास कैसे एलिमेंट्स हैं, अल्फा कॉमा बीटा, एक ऑर्डर पेयर है आपके पास। तो यहाँ से ये मैपिंग काम करेगी किस पर, स्केलर फील्ड f पर, फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स, इस पर हमारी ये वाली मैपिंग काम करेगी। किस तरह की, इस तरह की, ये वाली जो मैपिंग है हमारी इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है v क्रॉस v, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ v एंड v, जिसमें आपके पास इस तरह के ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, और ये इस पर ऑपरेट करके आपको एक स्केलर दे देगा इस तरह का। क्या दे देगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, इसको ऐसे कहा जाता है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका एक स्केलर होगा क्योंकि ये फील्ड में आ रहा है ना। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिस मैपिंग असाइंस टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर्स अल्फा कॉमा बीटा इन वी, किससे असाइन कर देता है, तो ये आपका जो फंक्शन है ये v क्रॉस v के अल्फा कॉमा बीटा जैसे इनर प्रोडक्ट्स को असाइन करा देता है एक स्केलर से, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा इन द फील्ड f, किसमें कराएगा, फील्ड f में। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको अदर नोटेशंस भी बताऊंगा कि किन किन नोटेशंस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है। खाली इतना ही नहीं है, खाली ना प्रोडक्ट में इतना ही नहीं है कि वो v क्रॉस v के, खाली इतना ही नहीं होता है ना प्रोडक्ट में कि वो अल्फा कॉमा बीटा जो ऑर्डर्ड पेयर है v क्रॉस v में, उनको असाइन कराए अल्फा इन प्रोडक्ट बीटा जैसे एक स्केलर से। ठीक है, उसके अलावा इतना करने के अलावा ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल वेक्टर्स। इसके लिए हमने क्या किए हैं, अपने वेक्टर स्पेस V के तीन वेक्टर्स दिए, क्या, अल्फा बीटा और ये गामा लिखा है। ठीक है, ये क्या है, गामा, और दो स्केलर ले रहे हैं हम, कौन से दो स्केलर, A और B। और तीन प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई होती है उनमें, पहली प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम अल्फा इनर इसको क्या रीड करते हैं हम, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा,
तो अगर हम अल्फा इन अ प्रोडक्ट बीटा अगर हमारा बराबर आ जाता है किसके, बीटा इन अ प्रोडक्ट अल्फा के कॉन्जुगेट के, किसके बराबर आ जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट। ठीक है, अल्फा इन अ प्रोडक्ट बीटा जो है वो बीटा इन अ प्रोडक्ट अल्फा के कॉन्जुगेट के बराबर आ जाए तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है समानता, तो मतलब वेक्टर और उसका कॉन्जुगेट दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि ए बराबर हो जाए, अगर देखिए अगर यहाँ पे एक चीज आपको बता रहे हैं कि कोई स्केलर जैसे ए है हमारा, वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर कब होता है, जब वो रियल होता है। ठीक है, जब वो क्या होता है, रियल होता है। क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा, वो चीज मैं आपको इधर बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके, आपने उनमें पढ़ा होगा कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के बारे में आपने उसमें क्या पढ़ा होगा, वो चीज यहाँ पे समझिए। आपने पढ़ा होगा कि z बराबर x प्लस आई वाई, इस तरह से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते थे, जहाँ पे आपका x और y किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जाता है, जो कि क्या हो जाता है, x प्लस आई वाई का भी बार हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है x माइनस आई वाई। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ x जो है आपका वो रियल पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y जो है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जब मैंने x प्लस आई वाई का बार किया तो हमारा x और y चेंज नहीं होता है, x का बार जो है वो x के ही बराबर होगा। ठीक है, पर यहाँ चेंज क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है। कौन चेंज होता है, ये ठीक है, आई वाई जो है आपका वो इमेजिनरी पार्ट पे आता है। ठीक है, तो आपका जो ये क्या नाम है x है वो तो वैसा ही रहता है, पर ये जो आपका i है ये i का बार जो है वो माइनस आई होता है। क्या होता है, i का जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो वो माइनस का i बन जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, जब x का बार करते हैं तो x के बराबर आता है, x का बार करेंगे तो x होगा, क्यों, क्योंकि वो रियल नंबर है। और y का बार करेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी y आएगा। तो देखिए जब मैंने x प्लस आई वाई का बार किया तो x की जगह x लिखा, y की जगह भी y होगा, बस i का बार क्या बन जाता है, माइनस आई। ठीक है, तो वही हमें बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आपका a रियल है, जैसे यहाँ देखिए x और y हमारे रियल थे तो उनका कॉन्जुगेट वही आ जाता है, पर i क्योंकि इमेजिनरी होता है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस आई बन जाता है। तो वही यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर a रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि z अगर आपका x प्लस आई बाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ x आपका रियल पार्ट होता है z का, y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है z का। यहाँ ये भी आपको बता दिया कि माइनस आई क्यों बन जाता है, क्योंकि i का कॉन्जुगेट माइनस आई होता है, पर x का कॉन्जुगेट x होता है, y का कॉन्जुगेट y, क्योंकि वो दोनों रियल है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री इम्प्लाइज दैट कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा ये हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अल्फा का अगर अल्फा के साथ आप इनर प्रोडक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि ये क्या होने वाला है, ये आपका एक रियल नंबर होने वाला है। ठीक है, और अगर आपकी फील्ड रियल नंबर्स की है, अगर फील्ड रियल नंबर की है तो कॉन्जुगेट सिमेट्री सिर्फ सिमेट्री कहलाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए कॉन्जुगेट किनका होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स वालों का होता है। कॉन्जुगेट किनका होता है, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स वाले नंबर्स होते हैं उनका कॉन्जुगेट होता है, रियल का कॉन्जुगेट तो खुद होता है। ठीक है, अब आप समझिए, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसका कॉन्जुगेट देखिए ओरिजिनल वाले से अलग है। z था x प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट बन गया x माइनस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ओरिजिनल नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस होता है। पर अगर आप रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद होता है। ठीक है, x का बार देखिए x, y का बार y। तो अगर आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की है तो कॉन्जुगेट सिमेट्री सिर्फ क्या कहलाती है, सिमेट्री। उसमें कॉन्जुगेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, कॉन्जुगेट सिर्फ किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स वालों के मामले में आ जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ये थोड़ी देर में भी आपको पता चलेगा कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्चुअली बनता क्या है। ठीक है, थोड़ी देर में भी आपको मैं बताऊंगा, बहरहाल इसको आप याद रखिएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हमारा मैप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी किसमें, इन द फर्स्ट आर्गुमेंट, पहले आर्गुमेंट में करता है। पहला आर्गुमेंट इसको कहते हैं कॉमा के जो पहले होता है, कॉमा के बाद वाला सेकंड आर्गुमेंट होता है। तो अगर a अल्फा प्लस b बीटा कॉमा आपका ये गामा लिखा हो, ये गामा है। ठीक है, तो अगर आपका
इनर प्रोडक्ट हो रहा हो ए अल्फा प्लस बी बीटा और गामा का, तो क्या होता है ए बाहर आ जाता है, पहले बनता है अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा, फिर क्या बनता है, फिर देखिए प्लस का साइन लगता है, बी बाहर आ जाता है और बीटा इनर प्रोडक्ट गामा बन जाता है। तो देखिए लिनियरिटी यहाँ पे हमने देख ली कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी फर्स्ट आर्गुमेंट में सेटिस्फाई इस तरह से होती है, ये आपको याद रखना। दूसरा होता है पॉजिटिव डेफिनेटनेस या नॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है ये पॉजिटिव होगा कब, अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा कब, जब आपका अल्फा जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का बताते हैं आपको। तो देखिए आगे का मैंने इधर लिख दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो मैप होता है, जो हमारा मैप था, एक्चुअली हमारा जो ये मैप था इस तरह से यूं डिफाइन था। इनर प्रोडक्ट मैंने बताया ये b क्रॉस b से f पर एक फील्ड पर एक फंक्शन होता है जो कि तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्या, कॉन्जुगेट सिमेट्री, इसको हमने समझ लिया, लिनियरिटी को भी और पॉजिटिव डेफिनेटनेस को भी। इसमें बस एक बात आपको और बता दूं कि अगर हमारा अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो पॉजिटिव होता है कब, जब हमारा अल्फा जो है वो नॉन जीरो होता है। और अगर हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो आता है तो तभी आता है जब हमारा अल्फा वेक्टर क्या रहा हो, जीरो वेक्टर रहा हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर ये चीज कब होती है, ये चीज तब होती है जब आपका अल्फा जो है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, आपका अल्फा जो है जब वो नॉन जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर जब होता है तब आपका ये इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। और जैसे ही हमारा अल्फा जीरो वेक्टर बन जाता है तो इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है। देखिए आफ्टर इनर प्रोडक्ट जो जीरो हमको मिलेगा वो स्केलर होगा, पर आपका ये अल्फा तो वेक्टर है ना, तो वो ये यहाँ पे जब आप अल्फा को बराबर बताएंगे तो जीरो वेक्टर के बताएंगे, पर इनर प्रोडक्ट को इक्वल टू किसके रखा जाएगा, स्केलर जीरो, क्योंकि इनर प्रोडक्ट आपको स्केलर वैल्यू देता है। यहाँ अब ये जो आपने तीन प्रॉपर्टीज समझी, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है b क्रॉस v से f पर, जो कि इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बाकी बात तो मैंने आपको पहले बता ही दी थी। अब इसी से हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज निकलती है। क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम जीरो वेक्टर का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं या अल्फा का इनर प्रोडक्ट करते हैं जीरो वेक्टर के साथ, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, वो जीरो आएगा। ठीक है, वो स्केलर जीरो आएगा। क्या आएगा, स्केलर जीरो। अंदर इनर प्रोडक्ट के अंदर जब आप रखेंगे तो वेक्टर्स को रखते हैं तो ये जीरो वेक्टर होगा, पर आफ्टर इनर प्रोडक्ट आपको स्केलर वैल्यू मिलेगी जीरो की। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया ना पॉजिटिव डेफिनेटनेस से कि अगर आपका अल्फा वेक्टर एक भी वेक्टर इनमें से जीरो हो जाता है तो आपका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर काम होता है ना। अभी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट से इसको रिलेट करके भी बता दूंगा। दूसरी बात, अल्फा के साथ अब देखिए यहाँ पे एक वेक्टर जीरो हो गया था इसलिए इनर प्रोडक्ट जीरो आया था बाय दिस प्रॉपर्टी, पहला वाला। दूसरा है कि अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है, रियल होता है और नॉन नेगेटिव होता है। इस पे एक डेफिनेशन होती है नॉर्म की, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो आपके एग्जाम में आती है। तो देखिए कॉन्जुगेट सिमेट्री में मैंने ये बात बताई थी ना आपको कि ये देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा क्या होता है, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। रियल नंबर तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव तो होगा ही, हो सकता है जीरो भी हो, है ना। आगे की बात ये है, अच्छा एक बात ये वाली आप याद रखिएगा कि अगर आपका फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की हो जाती है, इस पर बेस्ड अभी मैं जब फिफ्थ पॉइंट बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि अगर एफ आपका रियल नंबर्स की फील्ड होती है तो कॉन्जुगेट सिमेट्री सिर्फ सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, चलिए अच्छा तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो कब होगा, जब आपका अल्फा जीरो वेक्टर होगा। ये तो अभी हमने आपको तीसरा ये वाला जो चीज बताई थी, इसी से हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आप चेक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज सेस्क्विलिनियर फॉर्म। सेस्क्विलिनियर फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये होता क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैंने अभी आपको सिखाया कि लिनियरिटी जो होती है वो फर्स्ट आर्गुमेंट में होती है। फर्स्ट आर्गुमेंट से जब हम अपने स्केलर ए को बाहर करके अल्फा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा आपका अल्फा रियल रहता है, उसके ऊपर कोई कॉन्जुगेट नहीं लगता है। ठीक है,
बी को जब बाहर करते हो बीटा गामा इनर प्रोडक्ट गामा करते हैं तो बी पर भी कोई कॉन्जुगेट नहीं लगता है। पर यही अगर आप क्या करें कि आप स्केलर्स को सेकंड आर्गुमेंट में रखें, मतलब अल्फा वेक्टर आगे रख दिया और स्केलर जो है ए और बी, इनको अगर आप देखिए तो मैंने किस में रखा है, इनको सेकंड आर्गुमेंट में रखा है। ए बीटा प्लस बी गामा जब मैंने किया है तो बीटा के साथ ए स्केलर को और गामा के साथ बी स्केलर को मैंने किस में रखा है, इनको मैंने रखा है अपने सेकंड आर्गुमेंट में, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जब आपका स्केलर बाहर आएगा तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। देखिए जब मैंने ए को बाहर किया तो वो कैसे आया है, कॉन्जुगेट फॉर्म में आया है। और अल्फा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट हो गया, प्लस जब बी बाहर आएगा तो उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगेगा और अल्फा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब हम सेकंड आर्गुमेंट पे लीनियरिटी को लगाते हैं तो ए बाहर आता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, कॉन्जुगेट लग जाता है और अल्फा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट होता है। प्लस जब सेकंड आर्गुमेंट से हम बी स्केलर को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लग जाएगा और अल्फा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो हमको मिलता है मटेरियल, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फील्ड को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड को बिलोंग कर जाता है जो आपको ये मिलता है, ठीक है। तो इसी इस ये जो फॉर्म बनता है इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेस्क्विलीनियर फॉर्म। इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, सेस्क्विलीनियर फॉर्म। अब क्योंकि इनर प्रोडक्ट आपका ये चीज दे रहा है इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट भी जो है वो भी सेस्क्विलीनियर फॉर्म होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज सेस्क्विलीनियर फॉर्म तो आप बता दीजिएगा इस तरह से कि फॉर वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, एंड फॉर स्केलर्स ए एंड बी, ठीक है, आप ऐसे बताइएगा कि फॉर अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर्बिट्ररी वेक्टर्स, आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने मन से लिए गए, ठीक है, और फॉर सम स्केलर्स ए एंड बी। मैं बोल रहा हूँ आप चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं कि व्हाट इज सेस्क्विलीनियर फॉर्म। अगर आपसे पूछा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फॉर सम आर्बिट्ररी वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड गामा and for some arbitrary scalars a and b we have inner product of alpha with a beta, मतलब यही चीज लिख दीजिएगा, और इनर प्रोडक्ट अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा इक्वल्स टू ए बार, मतलब ए कॉन्जुगेट अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस बी का कॉन्जुगेट अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज सेस्क्विलीनियर फॉर्म। अब क्योंकि इनर प्रोडक्ट भी इसको कर रहा है तो वो भी सेस्क्विलीनियर फॉर्म कहलाता है। अच्छा, अब आप अगर अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट करें अल्फा प्लस बीटा के साथ तो वो क्या बनता है आपका, वो बनता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, ये रियल है, रियल पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, एंड बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज होती है जिसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए आगे का हम ये बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आर ई जो है, आर ई क्या डिनोट करता है, आर ई डिनोट करता है रियल पार्ट को। इस आर्गुमेंट अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का जो आपको रियल पार्ट मिलेगा बस वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अच्छा, ओवर आर क्या होता है, अगर हमारी फील्ड रियल नंबर्स की होगी तो इस पे क्या चेंज आएगा, अगर हमारी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की है तो इस पे क्या चेंज आएगा, तो चेंज ये आएगा कि कौन रियल नंबर्स की फील्ड पर कॉन्जुगेट सिमेट्री, सिमेट्री के बराबर, सिर्फ सिमेट्री होती है। क्या होती है, सिर्फ सिमेट्री होती है, ओनली सिमेट्री। उसमें कोई कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं दिखानी होती है, क्योंकि रियल नंबर्स की फील्ड पे नंबर्स का कॉन्जुगेट उनके बराबर ही होता है या कॉन्जुगेट की कोई बात ही नहीं होती, ये कह लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज सेस्क्यूलिनियरिटी जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई वो सिर्फ वो बायलिनियरिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, बायलिनियरिटी। इसका मतलब ये है, अभी देखिए जब हम पहले, अभी मैंने यहाँ पे लिनियरिटी जब आपको बताया तो मैंने बताया कि अगर आप पहले आर्गुमेंट से स्केलर्स को बाहर लाते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से बाहर आते हैं, पर अगर आप सेकंड आर्गुमेंट से स्केलर्स को बाहर करते हैं तो हम उनके कॉन्जुगेट को लेते हैं। अब अगर हमारी रियल नंबर्स की फील्ड होगी तो ये ए बार ए के बराबर हो जाएगा, बी बार बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो रिजल्ट बनता है उसमें मतलब ये कॉन्जुगेट नहीं रह जाएगा ना। फिर अगर आपका रियल नंबर्स की फील्ड है तो आप ए बार की जगह ए ले सकते हैं और बी बार की जगह बी ले सकते हैं। तो उससे तो हमको ये पता चल रहा है ना कि लीनियरिटी आपको दोनों उसमें दिख जाएगी। दोनों से मतलब मेरा ये है, और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम पहले आर्गुमेंट में लीनियरिटी को चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है
कि अगर हमारा मान लीजिए लिखा है ए अल्फा प्लस बी बीटा और इधर लिखा है गामा, तो क्या होता है जब पहले वाले से स्केलर को निकालते हैं तो ए बनता है, फिर अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा बन जाता है, और दूसरे वाले से बी को पहले बाहर निकालते हैं तो बन जाता है बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब हम अल्फा इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं ए बीटा प्लस बी गामा के साथ, तो क्या बन रहा है, ए जब बाहर आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आ रहा है जब सेकंड आर्गुमेंट से करते हैं, और अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बन रहा है, प्लस जब बी को बाहर ला रहे हैं तो बी का कॉन्जुगेट बन रहा है और अल्फा इनर प्रोडक्ट सॉरी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा बन रहा है। ठीक है, अब अगर हमारी ये चीज, ये तो तब होगा ना जब फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी, ये कॉन्जुगेट्स तो ए और बी के तब मिलेंगे जब फील्ड आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। वहीं अगर हमारी फील्ड किसकी हो, रियल नंबर्स की हो, तो रियल नंबर्स की फील्ड में क्या होगा, आपका ए बार ए के बराबर होता है और बी बार बी के बराबर होता है, मतलब नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर ही होता है। ठीक है, तो उस केस में आपका ये क्या बन जाएगा, ये तो तब होगा जब आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी, और अगर फील्ड रियल नंबर की है तो ये क्या बन जाएगा, ए ए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। ये तब होगा जब आपकी फील्ड किसकी होगी, रियल नंबर्स की। जब आपकी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की होगी, ये वाला कब होता है जब फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपकी फील्ड रियल नंबर्स की है तो आपको पहले आर्गुमेंट में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और दूसरे आर्गुमेंट में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको जब दोनों आर्गुमेंट्स में लीनियरिटी होती है, इनर प्रोडक्ट के अगर पहले आर्गुमेंट में भी लीनियरिटी मिल जाए और दूसरे आर्गुमेंट में भी लीनियरिटी मिल जाए, तो वो आपकी कहलाती है बाय लीनियरिटी। बाय मतलब होता है दो, दोनों आर्गुमेंट्स में लीनियरिटी अगर मिलती है तो बाय लीनियरिटी कहलाता है। तो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं होती है, सिर्फ सिमेट्री होती है। ठीक है, और सेस्क्यू लीनियर फॉर्म जिसमें आपका पहला इसमें ए बार और बी बार बनता है, वो चीज रिड्यूस हो जाती है बाय लीनियरिटी में। मतलब आपका पहले आर्गुमेंट में अगर आप स्केलर्स को रखते हो तो भी लीनियरिटी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप दूसरे आर्गुमेंट में रखते हो स्केलर्स को तो भी आपको लीनियरिटी मिल जाएगी, तो बाय लीनियरिटी मिलती है। और इसी वजह से हमारा इनर प्रोडक्ट किसी रियल वेक्टर स्पेस पर, इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन अगर हम लेते हैं किसी रियल वेक्टर स्पेस पर, तो वो कहलाता है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। क्या कहलाता है, इसी पर भी आपका अगला चैप्टर भी होता है बाइलिनियर फॉर्म पर। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट अब आपका क्या कहलाता है, रियल वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस इसलिए क्योंकि आप वेक्टर स्पेस ले रहे हो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इनर प्रोडक्ट तो इस्तेमाल हो ही रहा ऑपरेशन, और साथ ही साथ यहाँ ये सिमेट्रिक होता है। और कैसा होता है, देखिए सिमेट्री है ना, इसलिए सिमेट्रिक होता है, और इसमें सेस्क्यू लिनियरिटी नहीं होती, बाय लिनियरिटी होती है, इसलिए बाय लिनियर फॉर्म कहलाता है। और इसमें जब हम एक्सपेंशन करते हैं अपनी इस चीज का, तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं है ना, सिर्फ सिमेट्री है, तो कॉन्जुगेट्स होंगे ही नहीं। अगर कॉन्जुगेट्स नहीं है तो आपको रियल पार्ट लेने की बात ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि खाली जो भी पार्ट होगा वो रियल ही होगा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कोई बनेगा नहीं। तो आपका ये इसमें क्या बन जाता है, ये चीज इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कुछ नोटेशंस बता रहा हूँ आपको इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट को इस तरह से तो मैंने आपको लिखना बताया ही। इसके अलावा भी आपको तमाम जगहों पर अलग अलग तरह से लिखा भी मिल जाएगा, जिनमें सभी ज़्यादातर यूज हो जाते हैं। एक तो ऐसे बना दिया जाता है, देखिए ये क्लोज ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं, यहाँ आपका पहला वेक्टर आता है, कॉमा लगाकर यहाँ का दूसरा वेक्टर आता है। तीसरा नोटेशन जो है वो आपका रेक्टेंगुलर, बिल्कुल इसी से सिमिलर होता है, बस कॉमा की जगह एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींच दी जाती है। चौथा होता है कि वो इससे मैचिंग होता है, बस कॉमा की जगह आप सीधी लाइन खींच देते हैं, कभी कभी यूजुअल डॉट प्रोडक्ट भी इस्तेमाल होता है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि अच्छा देखिए, अगर इसके बेसिस पर हम बोले तो हमने बोला था कि हमारी मैपिंग फिर यूं होगी, ऐसे बनाएंगे, और हमारा इनर प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन होगा v क्रॉस v से f पर। तो आपका जो इसका एलिमेंट आएगा फील्ड का, ठीक है, मान लीजिए आपके v में अल्फा और बीटा जो है ये दो वेक्टर्स आपके वेक्टर स्पेस v को बिलोंग करते हैं। तो अगर v क्रॉस v में कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि अगर हमारा v क्रॉस v जो है v क्रॉस v, उसमें कोई, देखिए v क्रॉस v में मैंने कहा कि अल्फा और बीटा इन सब ऐसे वेक्टर्स का ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारी ये वाली जो मैपिंग है, जो हमारी ये वाली मैपिंग होगी, अगर हम इनर प्रोडक्ट को इस तरह से दिखा रहे हैं, तो हमारा फील्ड का जो एलिमेंट मिलेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए वो भी आपको इसी तरह से मिलेगा, अल्फा कॉमा और ऐसे ये बीटा मिलेगा इसी तरह से। पर दोनों में फर्क समझिए,
ये जो आपको मिल रहा है ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ जो आपको मिल रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। पर ये जो आपको मिलेगा ये पहली बात तो स्केलर है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है, ये एक्चुअली इनर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तब आपका इनर प्रोडक्ट हो रहा है किसका, ये इनर प्रोडक्ट है ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये जो साइन है ये आपका किसके लिए होता है, उस केस में इनर प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। ये आपका साइन जो है ये इनर प्रोडक्ट के लिए होता है, ना कि ऑर्डर्ड पेयर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की बात आपको बताते हैं। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए अब ये तो आपको मैंने बताया कि इनर प्रोडक्ट के नोटेशंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमको समझना ये है कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो देखिए पहली बात मैंने आपको समझाया कि अगर वेक्टर स्पेस हमारा मान लीजिए V2R है, V2R को इस तरह से भी लिखा जाता है R की पावर 2। मतलब ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस होगा, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। मान लीजिए मैंने दो वेक्टर्स चुने हमारे V2R या R2 के। एक वेक्टर है U वेक्टर, U वेक्टर कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर की तरह का होगा U1 U2। और अगर हम इसका दूसरा वेक्टर लें तो V वेक्टर हमने ले लिया जिसकी जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा V1, V2, ठीक है। ये याद रखिए आपके R2 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। R2 ही V2R भी लिखा जाता है। तो इसमें समझिएगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ U वेक्टर V वेक्टर क्या होता है, इट इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ U वेक्टर एंड V वेक्टर। तो U वेक्टर और V वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, U1 V1 बन जाएगा प्लस U2 V2 बन जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इनर प्रोडक्ट की। तो इनर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल होता है कि हमारा रियल नंबर्स का अगर हम स्पेस बनाएं। और इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन कैसा है, देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है तो मैंने आपको पहले बता दिया। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारा क्या होता है, इट इज सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में बस दो बात याद रखिए आप। इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो चीज होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी दो चीज होती हैं। वो दो चीज क्या होती हैं, पहली चीज होती है आपका रियल या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। क्या होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन। क्या होता है, इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन। ये दो चीज होती हैं, ठीक है। और बाकी वो तीन कंडीशन जो आपको बताई थी, कॉन्जुगेट सिमेट्री, लिनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी, वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब याद रखिएगा, तो यहाँ देखिए हमारा स्पेस जो है वो तो रियल नंबर्स का होगा। और इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा कि अगर हम x और y का इनर प्रोडक्ट करें, अगर हम x और y का क्या करें, इनर प्रोडक्ट करें, तो हमको क्या मिल जाए, x y मिल जाए, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा स्पेस, दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमारा यूक्लिडियन स्पेस है r की पावर n, ठीक है। तो मतलब हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल्स होंगे। कैसे होंगे, n ऑर्डर्ड टपल्स। तो देखिए ये n ऑर्डर्ड का एक टपल है, दो लेने पड़ते हैं ना, दो बनाने पड़ते हैं। तो दूसरा हमारा n ऑर्डर्ड का एक ये टपल है y1 y2 अप टू yn। इनका अगर हम मतलब इस स्पेस, अगर ये स्पेस है हमारे पास, और इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, इस पे डॉट प्रोडक्ट के तौर पर x1 y1 प्लस x2 y2 और ऐसे x3 y3 वगैरह बनेगा, लास्ट में xn yn। एक एग्जांपल ये हो गया। तीसरा एग्जांपल क्या होता है कि हमारा जो वेक्टर स्पेस हो वो रियल फंक्शंस का हो। किसका हो, रियल फंक्शंस। देखिए दो तरह के फंक्शंस होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शंस वो होते हैं जिसमें डोमेन कुछ भी हो, पर आपका जो आपकी रेंज हो वो रियल नंबर्स का सेट हो या उसका सबसेट हो। और दूसरे जो होते हैं हमारे रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसका डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो। और रेंज भी क्या हो, रियल नंबर्स का सेट हो या रियल नंबर्स के सेट का सबसेट हो। मतलब डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो। अगर आप रियल नंबर्स का सेट डोमेन और रेंज पर नहीं ले पा रहे तो कम से कम रियल नंबर का सबसेट लें डोमेन और रेंज पर, तब वो रियल फंक्शन बनता है। तो और डोमेन हमने यहाँ कैसा लिया, क्लोज्ड इंटरवल। आप जानते हैं मैंने अभी आपसे क्या कहा कि वेक्टर स्पेस आपका रियल फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए इस बात को भी आप याद रखिएगा, ज्यादा टफ बात नहीं होती है। देखिए रियल वैल्यूड क्या होता है, रियल वैल्यूड तब होता है जब आपका फंक्शन जो है उसका डोमेन, आप कुछ भी ले डोमेन, मान लीजिए मैंने कुछ x वगैरह ले लिया है, पर रेंज जो है आपकी वो रियल नंबर्स का सेट हो, या तो रियल नंबर्स का सेट हो या सबसेट ऑफ r हो जाए। क्या हो जाए, सबसेट ऑफ r हो जाए। पर ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, ये डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो,
या फिर क्या रियल नंबर्स का सेट नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ आर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वही रियल नंबर्स का, रियल फंक्शंस का, ये रियल फंक्शन का एग्जांपल है। तो रियल फंक्शन का अगर हम वेक्टर स्पेस बनाए जिसका डोमेन हमने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये जितने भी आप क्लोज्ड इंटरवल वगैरह ले लेते हैं ज्यादातर आ जाते हैं रियल नंबर्स के सबसेट में। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो? इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन हो कि हम इन दोनों फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट करें तो क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाए, मतलब इंटीग्रल हो जाए, क्लोज्ड नहीं इंटीग्रल हो जाए, जिसकी लोअर लिमिट होगी हमारे इसका क्लोज्ड इंटरवल जो हमने लिया है उसका a आपकी लोअर लिमिट पे चला जाएगा, b आपकी अपर लिमिट पर आ जाएगा। ठीक है, और एफ जी डी एक्स, इस तरह से हम इसको बताते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके ऊपर। थैंक यू।